Good morning, students. I am Pawan Kumar Singh from Shyoti Educational Group. Today, we will take the science chapter, that is chapter number 12, electricity. So, students, the topics which we will cover in these videos are, first of all, introduction, then electric current and circuit, then electric potential and potential difference, and the next one will be the circuit diagram. This is not the complete chapter, this is the only topics which we will cover in only this video. सिर्फ इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सिर्फ ये वही टॉपिक है. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 199. Okay, now this chapter is given on page number 199. First of all, come to the introduction part. So students, have you thought कि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? ऑल्दो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी, बट हमें स्पेशली इसी फॉर्म ऑफ एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? बिकॉज ये ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ईजिली कंट्रोलेबल है. हम अगर बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें, हम हीट एनर्जी की बात, हीट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट हम बाकी एनर्जीज की बात करें तो इसको हम ईजिली कंट्रोल नहीं कर सकते. बट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम इस एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करने की. नाउ नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड करंट की. करंट होता क्या है? बेसिकली दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग. कोई भी चीज़ जो फ्लो हो रही है उसके फ्लो होने की रेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? करंट. ओके, बट यहाँ पे आपके इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कि यहाँ पे चार्जेस फ्लो होंगे. ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि जहाँ पे भी वर्ड अगर करंट आता है तो यहाँ पे आप बेसिकली रेट फाइंड आउट करते हैं. आप क्या फाइंड आउट करते हैं? रेट ऑफ फ्लो, किसी भी चीज़ के फ्लो होने की रेट. सो अब इलेक्ट्रिसिटी के केस में या फिर इलेक्ट्रिक करंट के केस में हम किस चीज़ के फ्लो होने की रेट फाइंड आउट करेंगे? हम चार्ज के फ्लो होने की रेट फाइंड आउट करेंगे. तो अगर कोई बोले कि कैन यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट, यस वी कैन डिफाइन. बात नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे. सो इट इज द रेट ऑफ फ्लो. अगर सिंपली करंट की बात करते हो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग, बट इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेयर इनसाइड द कंडक्टर. बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए कंडक्टिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे 2-3 टर्म्स आप और देखोगे, स्विच के बारे में देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी देखेंगे, बट वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. ओके, तो स्विच क्या करता है? कोई भी अगर पाथ है उस पाथ को ब्रेक करने का काम या फिर उस पाथ को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? स्विच. ओके, जैसे आप लोग स्विच वर्ड से ऑलरेडी फैमिलियर हो गए. हमें फैन ऑन करना है, स्विच ऑन करते हैं. तो स्विच क्या करता है? जो एक कंडक्टिंग पाथ है उसको एक कंटिन्यू लूप प्रोवाइड करता है. दैट इज अ वर्क ऑफ स्विच. कंडक्टिंग मतलब जिसमें से चार्ज इजीली फ्लो हो सकते हैं. अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज. अब जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा स्टडी किया तब बाद में मालूम पड़ा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट में चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं वो चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है. पहले स्टार्टिंग में सोचा गया था कि नहीं चार्जेस है, कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा, और जनरली जब कोई चीज़ फ्लो होती है तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है. ये मिसकंसेप्शन था. लोग बात सोचते थे कि कोई भी चीज़ फ्लो हो रहा है तो हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू फ्लो होगी. बट बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ जो चीज़ फ्लो हो रही है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन के जो मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट लोअर टू हायर होता है. इट मीन्स हमने पहले कंसिडर किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो प्लस टू माइनस यानी पॉजिटिव वैल्यू टू नेगेटिव वैल्यू हो रही है. बट बाद में मालूम पड़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, तो ये तो गड़बड़ हो गई. अब क्या करें? तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हमारी लॉजिक में या फिर हमने जो भी प्रिंसिपल्स फाइंड आउट किए, जो भी थ्योरी दी है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा. बस हमें ये कहना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है. बट जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, मेरे बात को ध्यान से सुनना, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ एनीथिंग. बट हम जब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट के अंदर? नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कन्वेंशनल का मतलब कि जो हम पुराने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं.
ओके कि पुराने टाइम से हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 199 में लास्ट की 2-3 लाइन से मिल जाएगा, ओके जिसमें कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया गया है, दिस विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके और यही डायरेक्शन हमें लेनी भी है। बट अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक करंट, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी पेज पे अगर कोई बोलते हैं कि भाई हमें इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है, तो इसका आंसर भी आपको सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। सेकंड पैराग्राफ किसका, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली डिफाइन किया गया है, ओके अगर कोई पूछते हैं इसी में कि भाई हमें स्विच का वर्क बताना है कि स्विच क्या करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो स्विच बेसिकली कंटिन्यूस पाथ प्रोवाइड करता है या फिर पाथ को ब्रेक करने का काम करता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसका भी आंसर आपको इसी पेज में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो सर्किट को हम इस वाले टॉपिक में और डिटेल में समझेंगे सर्किट डायग्राम में, ओके कम टू द पेज नंबर 200। ना ये तो हमें मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और जब भी रेट हम फाइंड आउट करते हैं तो टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब हमें इलेक्ट्रिक करंट को या फिर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, सो वी विल यूज दिस डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, किससे, टाइम से। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, दिस विल बी, किसको डिवाइड करना है, फ्लो ऑफ चार्ज को, तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर Q इज द फ्लो ऑफ चार्ज। सपोज करो दिस इज एनी कंडक्टर और इस कंडक्टर में से Q चार्ज फ्लो हो रहा है, ओके सपोज करो यहाँ से हमने टाइम मेजर किया, टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर 5 सेकेंड तक, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है Q, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, Q अपॉन 5, तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक करंट, ओके हमें पर्टिकुलर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे चार्ज के फ्लो होने को ऑब्जर्व करना है, ओके तो कितना चार्ज वहां से फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में, दिस विल बी इलेक्ट्रिक करंट। इफ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, आंसर इज द एम्पियर, ओके और इसका सिंबल होता है आपका कैपिटल ए। ना अगर पूछा जाए कि और कोई यूनिट पॉसिबल है इलेक्ट्रिक करंट की, हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे फॉर्मूले को देखिए आप, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, Q अपॉन T। अब Q जो है इसकी यूनिट होती है कूलाम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की एक और यूनिट मिल रही ना, दैट इज कूलाम पर सेकेंड, तो दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की एक और यूनिट हमने जो ऐसा यूनिट की बात की जाए उसकी बात की, तो दिस विल बी द एम्पियर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल ए, ओके वैसे इलेक्ट्रिक करंट की और भी यूनिट्स आएंगी, जैसे जैसे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हमें इलेक्ट्रिक करंट की और भी यूनिट देखने को मिलेगी, ओके जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं उन डिवाइसेस में हम मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर करंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ऑफ एम्पियर। सिमिलरली 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 ऑफ एम्पियर। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे या फिर न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स में मिली और माइक्रो ये वर्ड्स ज़्यादा यूज में आएंगे, ओके फिर उसके बाद अपन मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले यहाँ पे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करना, उसकी जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखना, अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग लाइव सेशन में इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। सबसे पहले हम सिंपली वर्ड जो है पोटेंशियल उसकी बात करते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। ये तो हमें मालूम है कि अगर हम किसी वाटर को या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो मूवेबल है या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरेबल है, वो ऑब्जेक्ट जनरली हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस हाइट से ड्रॉप करता हूँ, इस हाइट से रिलीज करता हूँ, तो वो नीचे की तरफ ही आएगा। इसका मतलब कि हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहती है हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करने की। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने की।
ओके, हर ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी रहेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने की। अब ये तो था किसी भी ऑब्जेक्ट की बात की जाए, लेकिन जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में भी लगभग यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट यहाँ पे हम प्रेशर की जगह इलेक्ट्रिक प्रेशर वर्ड यूज करते हैं। यानी अगर चार्ज पार्टिकल है वो भी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर टू लो इलेक्ट्रिक प्रेशर। कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ मूव करेगा। और बेसिकली इसी प्रेशर डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब जब चार्ज मूव करेगा तो यहाँ पे हमारे पास कोई न कोई पोटेंशियल डिफरेंस या फिर प्रेशर डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए, तभी चार्ज मूव करेगा। जैसे अगर सपोज करो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी प्लेन पे रख दिया तो ये कहीं मूव नहीं करेगा, लेकिन जब इसको इंक्लाइन करूँगा, ओके, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको अभी एक प्लेन पे रखा है, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैंने इसको इंक्लाइन किया ये मूव करने लग गया। क्यों? क्योंकि इसको एक पाथ मिल गया। पाथ कैसा मिला, यहाँ पे हाई प्रेशर या फिर हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल का एक पाथ मिल गया। तो जैसे यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। सेम फंडा आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज में आता है। वहाँ पे भी जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएंगे, चार्जेस मूव करने लग जाएंगे। तो बेसिकली हम उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ पे समझने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यहाँ पे वोल्ट से या फिर वोल्टेज से समझेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ध्यान सुनना, किसी भी चार्ज को, ओके, किसी भी पर यूनिट चार्ज को या फिर 1 कूलम्ब चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक आने में जितना वर्क करना पड़ता है, ओके, उस वर्क को ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, यानी V = W/Q। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को या फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। V क्या है, W/Q। W क्या है, वर्क डन। दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्क डन। वर्क डन किस चीज के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। यानी अगर आपके पास Q चार्ज है तो Q चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए आपने जितना वर्क किया या फिर जितना वर्क हुआ, उस वर्क को आप टोटल चार्ज से डिवाइड कर दो। अच्छा, टोटल चार्ज से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, हमें 1 कूलम्ब चार्ज का वर्क मिलेगा। ध्यान सुनना, अगर हमारे पास किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए सपोज करो मैं 50 जूल वर्क कर रहा हूँ या फिर 50 जूल वर्क हो रहा है, और उस वर्क को मैं सपोज करो यहाँ पे मैं 5 कूलम्ब चार्ज लेता हूँ, तो 5 कूलम्ब चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मूव कराने के लिए अगर 50 जूल वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, 50 जूल को किससे डिवाइड करेंगे, 5 कूलम्ब से। तो दिस विल बी योर 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट है क्या, बेसिकली ध्यान से देखना, दिस इज योर 10 जूल पर कूलम्ब। ये जो 10 वोल्ट हमें मिला ये 10 जूल पर कूलम्ब है। इट मींस 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, बेसिकली वही तो पोटेंशियल है यहाँ पे, या पोटेंशियल डिफरेंस है। 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा, A to Z की तरह, जैसे यहाँ पे 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो यही 10 जूल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यानी अगर सिंपल एक अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, इफ ओनली वन चार्ज या फिर यू कैन से 1 कूलम्ब चार्ज डू अ वर्क ऑफ 300 जूल, then what should be the potential difference? Then you will say the answer is 300 volt, or you can say 300 joule per coulomb. Okay, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट की बात करें कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इट विल बी वोल्ट, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल V से। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट हो जाएगी वोल्ट, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल V से। बट अगर कोई बोले कि व्हाट शुड बी द अनदर यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यूज द फॉर्मूला V = W/Q। इस फॉर्मूले को यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी यूनिट क्या आ सकती है, देखो W की यूनिट होती है आपकी जूल, Q की यूनिट होती है कूलम्ब, तो दूसरी यूनिट हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की जूल पर कूलम्ब। तो ये फॉर्मूला और डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली ये फॉर्मूला तुम्हारे आगे वाले क्लासेस में जब आप 11th में जाओगे उस टाइम में भी ये फॉर्मूले बहुत यूज़ में आने वाले हैं। ओके, सो इसी पेज पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी है। ओके, क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
difference. Okay, now come to the page number 202. 202 पे बेसिकली यही रिलेशन को वापस से बताया गया है. ओके, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हम अगर 1 वोल्ट की बात करें, क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, देन व्हाट शुड बी द आंसर. सो आंसर विल बी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. ओके, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 जूल पर कूलम. पर कूलम का सिंबल इस तरीके से भी आता है. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं. कैसे लिखोगे? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. दैट मीन्स दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज नीड 1 जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम मूविंग टू फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. 1 कूलम चार्ज को 1 लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है? 1 जूल. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन कभी कभी इसमें भी आता है, डिफाइन 1 एम्पियर. 1 एम्पियर को डिफाइन करो. तो 1 एम्पियर का तो हमें मालूम है अभी, 1 एम्पियर के बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, I = Q/T. सो 1 एम्पियर विल बी 1 कूलम पर 1 सेकेंड. अब इसको डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पियर 1 कूलम पर 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको ऐसे समझेंगे कि 1 एम्पियर बेसिकली चार्ज के फ्लो होने की रेट है. बट कौन से? कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना? 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा हो, तो जो भी करंट की वैल्यू होगी वहां पे वो 1 एम्पियर होगी. तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई होप दोनों समझ में आ गए होंगे. ओके, 1 एम्पियर एंड 1 कूलम. अब आपके बुक में पेज नंबर 202 पे एक एग्जाम्पल है. इन एग्जाम्पल 12.2 वी हैव गिवन हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. ओके, चार्ज की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम. ओके, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. ओके, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? 12 वोल्ट. और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच वर्क इज डन. W कितना होगा, यानी कितना वर्क डन होगा? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. वी ऑलरेडी नो द V इक्वल्स टू W/Q. सो W इक्वल्स टू व्हाट? V इंटू Q. V की वैल्यू आपको गिवन है, Q की वैल्यू भी गिवन है. दिस विल बी द 24. यूनिट क्या आएगी इसकी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? वर्क डन यूनिट क्या होती है? जूल. तो दिस इज द आंसर. आप चाहें तो इसको 24 वोल्ट कूलम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप जूल को ज़्यादा प्रीफर करें, बिकॉज द SI यूनिट ऑफ द वर्क डन इज द जूल. ये गलत नहीं है, बट इसको ज़्यादा हम यूज़ में लेते हैं, जूल को. ठीक है ना? तो दिस इज द सॉल्यूशन. बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी. ओके, इसमें भी फिर आपके पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 202 पे. ट्राई करना. ओके, कोई डाउट होगा तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम को समझने के लिए हम डीजी साइड की तरफ मूव करेंगे. सो द टॉपिक इज सर्किट डायग्राम. बच्चों, सर्किट और सर्किट डायग्राम में कंफ्यूज मत होना. अगर हम सर्किट बनाते हैं तो हम लोग रियली में ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, हम वायर यूज़ करेंगे, हम बल्ब यूज़ करेंगे, स्विच यूज़ करेंगे और उसका एक सर्किट बनाएंगे. लेकिन जब हम सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो सर्किट डायग्राम हम एक उसी सर्किट का एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जो कि हमें आराम से समझ में आ जाए. ओके, जैसा सर्किट है एज इट इज उसको कॉपी नहीं करते हैं. ऐसा नहीं कि आपके पास एक सर्किट, आपने फोटो खींच ली और बोला कि सर ये रहा सर्किट डायग्राम. नहीं, आप सर्किट डायग्राम को जब बनाओगे तो उसके वायर्स को अच्छी तरीके से डिफाइन करोगे, उनके पॉजिटिव वायर्स को अलग शो करोगे, नेगेटिव वाले वायर को अलग शो करोगे, उसके स्विच को अच्छी तरीके से डिफाइन करोगे. तो इस तरीके से जो डिफाइंड फॉर्म ऑफ द सर्किट होगा उसको हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम. तो सर्किट डायग्राम को समझने के लिए हमें कुछ सिंबल्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि स्विच को कैसे डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर और मीटर कैसे डिनोट करते हैं. और हमें यही सिंबल सर्किट डायग्राम को बनाने में भी यूज़ करना है. अपनी मर्जी से कोई सिंबल यूज़ मत कर लेना. जो सिंबल्स यहाँ दे रखे हैं इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करके आपको सर्किट डायग्राम बनाना है. बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है जिसके अंदर एक बैटरी हो, एक बल्ब हो, एक रजिस्टर हो, एक वोल्ट मीटर हो, एक अमीटर हो. ऑलमोस्ट हर साल पूछे जाते हैं. आपको बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं सिंबल्स की. तो ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं. ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सेल, ये आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 203 पे मिल जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक सेल की बात की जाए तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक पॉजिटिव लाइन और एक नेगेटिव लाइन। पॉजिटिव वाली लाइन को थोड़ा बड़ा बनाना है, नेगेटिव वाली लाइन को छोटा। हम बैटरी की बात करें तो बैटरी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, तो आप 2-3 सेल्स को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर देना तो आपको वो बैटरी का सिंबल डिनोट हो करेगा। उसके बाद हम स्विच की बात करें तो स्विच को इस तरीके से डिनोट करना है, दिस इज द ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब कि अभी इस स्विच में से या फिर इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे स्विच हम क्लोज करेंगे तो अब सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली सर्किट क्या होता है, एक कंडक्टिंग पाथ को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और उसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस, वायर, स्विचेस आपने यूज की हुई है। ओके, तो जब स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो उस केस में आपको इस तरीके से स्विच का सिंबल बनाना है। लेकिन जब स्विच क्लोज है इसका मतलब कि अब उसके अंदर से करंट क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहा है, तो आपको एक बीच में डॉट लगा देना है, दिस इज द क्लोज स्विच, दिस इज द ओपन स्विच। अगर हम वायर को ज्वाइंट करते हैं तो आपको इस तरीके से ज्वाइंट बनाना है। लेकिन अगर सपोज करो एक वायर है, ये एक वायर है, इसके ऊपर से एक दूसरा वायर निकल रहा है। ओके, ये एक वायर है, इसके ऊपर से एक दूसरा वायर निकल रहा है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कंडक्टिंग कनेक्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इस वायर का करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, इसका करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, इसका करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच में कोई कंडक्टिंग कनेक्शन नहीं है। तो इस कनेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये एक वायर और इसके ऊपर एक लूप, इस तरीके से। ओके, दोनों कनेक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर इस तरीके से डार्क सर्कल, इसका मतलब कि ये दोनों वायर इंटरकनेक्टेड हैं। बट अगर इस तरीके से वायर है, इसके ऊपर से यू शेप में वायर निकल रहा है, इसका मतलब कि वायर एक दूसरे के ऊपर से तो निकल रहे हैं बट उनके बीच में कोई कंडक्टिंग कनेक्शन नहीं है। ओके, दिस इज द वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आप चाहे ये यूज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए दूसरा सिंबल यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ओके, अभी तो आप सिर्फ सिंबल्स देख लो कि रजिस्टर का सिंबल ऐसा होता है, एक लाइन, फिर ये जिगजैग, फिर एक लाइन। दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर या फिर रियोस्टेट की बात करें तो यहाँ पे, अच्छा इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट की बात करें तो आपको एक रेजिस्टेंस का सिंबल बनाना है और उसके ऊपर एक एरो बना देना है। ओके, या फिर आप एक रेजिस्टेंस का सिंबल बना दें और उसके ऊपर इस तरीके से एक पॉइंटेड एरो बना दें। क्लियर? नाउ द इंपॉर्टेंट वन, अमीटर। ओके, एंड वोल्ट मीटर। अमीटर को आप एक सर्किल में ए लिख के प्लस माइनस साइन के साथ, लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस, या फिर राइट में भी प्लस आ सकता है, लेफ्ट में माइनस आ सकता है, कोई मैटर नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आपका सर्किट कैसा है। ओके, तो ये अमीटर का सिंबल हो गया। वोल्ट मीटर, अगेन एक सर्किल बनाना, बीच में वी लिख देना, प्लस माइनस। क्लियर? नाउ अमीटर एंड वोल्ट मीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे इन सिंबल्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका अमीटर और वोल्ट मीटर। अब अमीटर और वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर क्या करते हैं, इनको हम समझेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक चीज़ आप तैयार रखना, इन सारे सिंबल्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना और इंटेक्स के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।